हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कक्षा 10 के फिजिक्स में लाइफ चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और एक ही वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट के साथ पूरा अध्याय को समाप्त करने वाले हैं। तो आप लोग को बस कुछ नहीं करना है, आराम से देखते रहना है और ज़्यादा नहीं, 1 घंटे का वीडियो होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रकाश यानी कि लाइट, ठीक है। लाइट, प्रकाश। प्रकाश जो है, प्रकाश समझ लीजिए एक तरह से कि किसी वस्तु को देखने का एक माध्यम है, ठीक है। तो प्रकाश देखिए, प्रकाश कण तथा तरंगों का वह समूह है जिससे हम सभी किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश कण तथा तरंगों का वह समूह है जिससे हम लोग किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, ठीक है। देखिए प्रकाश, जो प्रकाश है, इनको बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कुछ इस पे टिप्पणियां की, ठीक है। तो सबसे पहले नाम आता है आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। इनके अनुसार प्रकाश जो है कणों से मिलकर के बना हुआ है। किस चीज से? कणों से मिलकर बना है, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि प्रकाश जो है कणों से मिलकर के बना हुआ है। वही हाइगन और एक वैज्ञानिक का और नाम आता है हाइगन। इन्होंने कहा प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि प्रकाश कणों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। और हाइगन के द्वारा कहा गया कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, ठीक है। इसीलिए हम लोग आधुनिक विचारधारा के अनुसार हम लोग कहते हैं कि प्रकाश कण के अनुसार प्रकाश कण तथा तरंग दोनों से मिलकर बना यहीं पे लिख देते हैं, हुआ है, ठीक है। जो प्रकाश है आधुनिक विचारधारा के अनुसार हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश और कण दोनों से मिलकर बना हुआ है। और ये एक बात और ध्यान रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। निर्वात हम लोग उसको बोलेंगे जहां हवा की अनुपस्थिति हो, ठीक है, जहां वायु उपस्थित न हो, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया। इसके बाद हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन, जब किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। किसी माध्यम से आती हुई
प्रकाश की किरणें किसी भी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए एक बार इसको हम लोग फिगर बना करके भी समझ लेते हैं। ये हो गया वस्तु का सतह, कोई भी वस्तु का सतह, ठीक है। और यहां से प्रकाश आना स्टार्ट हुआ, ये क्या है? प्रकाश, ठीक है। प्रकाश आया, ठीक है, और किसी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में क्या हुआ? लौट गया, ठीक है। और ये क्या है? इसको हम लोग बोलेंगे, इसको आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण, ठीक है। और देखिए, और बीच से क्या होता है? बीच से एक लाइन खींच दीजिए सीधा, ये क्या है? इसको अभिलंब कहा जाता है, अभिलंब, ठीक है। तो ये आपतित किरण है, यानी प्रकाश जिस माध्यम से आ रहा है उस किरण मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जिस माध्यम से लौट जाता है उसको परावर्तित किरण, ठीक है। और देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बने कोण को क्या कहा जाता है? आपतन कोण कहा जाता है। इसको आई से डिनोट किया जाता है। किस चीज से? आई से डिनोट किया जाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहां लिख लीजिए कोण आई आपतन कोण, ठीक है। और कोण आर जो है परावर्तन कोण। कोण आर को क्या बोला जाता है? परावर्तन कोण, ठीक है। तो शुरू से एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रकाश क्या है? प्रकाश कण और तरंग दोनों का क्या है? समूह है, जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, ठीक है। और देखिए प्रकाश को लेकर के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कुछ कहा, अपनी अपनी जो मतें रखी, जिसमें सबसे पहले नाम आता है आइजैक न्यूटन का, जिन्होंने बोला कि प्रकाश किस चीज से बना हुआ है? कणों से मिलकर के बना हुआ है। हाइजेन के अनुसार प्रकाश क्या है? एक तरंग है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रकाश कण और तरंग दोनों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और प्रकाश के परावर्तन की हम लोग बात करें तो किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश किरणें किसी दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ये रहा हम लोग का फिगर। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आया होगा। एक बार इसको अच्छे से आप लोग छाप लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। अब देखिए जो प्रकाश है, प्रकाश का परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम है। कौन कौन सा? प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम है। पहला आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के, या लिख लीजिए दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। और दूसरा नियम आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है।
प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। पहला, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए फिगर के माध्यम से एक बार और हम लोग समझेंगे। ये भी किसी भी वस्तु का सतह हो गया, या इसको हम लोग तल बोलते हैं, ठीक है। ये रहा हम लोग का आपतित किरण, सतह पर आपतित हुई, ठीक है, और सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट गई। और बीच का ये जो है, बीच से ये क्या है, अभिलंब, ठीक है। और ये जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, ठीक है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण, इसको आई से डिनोट किया जाता है, इसको आर से, ठीक है। इतना समझ में आया। देखिए जो ये आपतित किरण है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण, ठीक है। ये वाली आपतित किरण है। और ये क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और बीच वाला लाइन जो है ये वाला, इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब, ठीक है। क्योंकि अभी तुरंत दो मिनट पहले ही आप लोगों को समझाया है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण, और बीच वाला अभिलंब ये आपतन कोण, और आर जो है परावर्तन कोण, ठीक है। और इसमें आपको ये भी पता है कोण आई इक्वल टू कोण आर, ठीक है। यही बोल रहा है फर्स्ट वाला नियम कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोण आई इक्वल टू कोण आर, ठीक है। और दूसरा नियम बोल रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो देखिए ना, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब है, तीनों एक ही तल में है, एक ही सतह पे है ना, ठीक है। तो यही हम लोग का नियम है। इतना समझ में आया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग दर्पण के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। दर्पण, दर्पण यानी कि मिरर, ठीक है। दर्पण, दर्पण में हम लोग सबसे पहले, दर्पण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक समतल दर्पण होता है, और एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो दर्पण होगा हम लोग का समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, काल्पनिक, या इसको हम लोग आभासी भी कह सकते हैं, आभासी, ठीक है। काल्पनिक या आभासी, आभासी, और वस्तु से सीधा, वस्तु से सीधा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। देखिए समतल जो दर्पण होता है, एक सिंपल जो कांच होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समतल दर्पण, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, और वस्तु से जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो हमेशा सीधा बनेगा, और प्रतिबिंब की आकार, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बराबर उसका, उतना ही बड़ा उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब भी, ठीक है। इसका समतल दर्पण के यहाँ फिगर बना दें। यहाँ देखिए ये हो गया हम लोग का समतल दर्पण। समतल दर्पण को खड़ा रख रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग का है सतह, सतह, ठीक है। इसका नाम है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और ये हम लोग का क्या है, सतह। देखिए अगर कोई वस्तु को यहां रखा जाए, ये क्या है, वस्तु, ये कोई वस्तु है,
इसको यहाँ रखा जाए तो इसका फिगर ठीक दर्पण के उस तरफ यहाँ बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा, डिस्टेंस जो होगा, बिल्कुल यहाँ D2 लिख दे रहे हैं, ठीक है। सॉरी, ऐसे बनेगा, ये D2 हो गया, ठीक है। और देखिए वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, ये क्या है, ये वाला प्रतिबिंब है, ये वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है। ये क्या है, प्रतिबिंब है, और ये वस्तु है, ठीक है। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में बिल्कुल बराबर होगा। और देखिए जो वस्तु का आकार है, इतना बड़ा वस्तु है तो इसका फिगर भी कितना बड़ा बनेगा, इतना बड़ा वस्तु होगा, यानी कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। और देखिए अगर हम लोग दर्पण के सामने, इस दर्पण के सामने भी वेग से दौड़े, देखिए ये कोई व्यक्ति है और इस दर्पण के सामने दर्पण की तरफ दौड़ रहा है, और अगर इसका स्पीड v मीटर पर सेकेंड हो, ठीक है, कितना हो, v मीटर पर सेकेंड, तो इधर दर्पण के इस तरफ 2v वेग से क्या होगा, दौड़ता हुआ दिखाई देगा। यदि दर्पण के इस तरफ v वेग से दर्पण के सामने दौड़ रहा है यदि कोई व्यक्ति, तो दर्पण के दूसरी तरफ किस वेग से दिखाई देगा, 2v वेग से, ठीक है। और देखिए यदि दर्पण और वस्तु के बीच यदि थीटा कोण बने, ठीक है, वस्तु और दर्पण के बीच में यदि थीटा कोण बने तो उस तरफ क्या दिखाई देता है, 2 थीटा, ठीक है। यदि वस्तु और दर्पण के बीच में थीटा डिग्री का कोण एंगल बने या कोण, ठीक है, तो दिखाई कितना देगा, 2 थीटा डिग्री का एंगल दिखाई देगा। तो ये हम लोग का समतल दर्पण था, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आया होगा। तो एक बार इसको भी उतारिए, फिर इसके बाद आगे बताते हैं। चलिए अब देखिए समतल दर्पण में थोड़ा सा 2-4 पॉइंट और है, उसको नोट कर लीजिए। देखिए समतल दर्पण में ऐसे लिखिए, यदि 2 समतल दर्पण को एक दूसरे के सामने रखा जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा विषम होता है, ठीक है। देखिए यदि 2 समतल दर्पण को हम लोग एक दूसरे के सामने रखें और उन दोनों दर्पण के बीच में थीटा डिग्री का एंगल बने, ठीक है, थीटा डिग्री का एंगल बने, तो उन दोनों दर्पणों के बीच में प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी हमेशा क्या होगी, विषम होगी, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला भी होता है, इसका सूत्र होता है थीटा बटा 360 डिग्री। क्या होता है, थीटा बटा 360, या इसको देखिए थीटा बटा 360 -1, ठीक है। ये दोनों क्या है, समतल दर्पण का प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल में, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, यदि 2 समतल दर्पण 45 डिग्री कोण, यदि 2 समतल दर्पण 45 डिग्री कोण पर एक दूसरे के सामने रखे हो तो उनके
बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या निकालें। ठीक है, देखिए दो दर्पण एक दूसरे के सामने रखा हुआ है और उन दोनों के बीच में थीटा का मान कितना है 45 डिग्री। थीटा का मान कितना है 45 डिग्री। तो हम लोग को बताना है कि उन दोनों दर्पणों के बीच में प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो थीटा का मान कितना दिया है इसमें 45 डिग्री। तो निकाल लीजिए इस फॉर्मूला से, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर क्या होगा थीटा बाई 360। ठीक है, तो रखिए इस पे मान। थीटा का मान कितना है 45 बटा 360, काट दीजिए 5 से, 9 बार में 5 से काटिए 7 और 7 हुआ, 1 बचा 10, 5 दूनी का 10, 9 से काटिए 8 बार में, कितना हो गया 8। प्रतिबिंबों की संख्या कितना आ गया 8। यदि 45 की जगह पे 90 भी हो, अगर मान लीजिए कि 45 की जगह यहाँ 45 की जगह यदि हम 90 डिग्री कर दें, 90 डिग्री, तो इस पे बस सिंपली इसको रख देना है, थीटा का मान 90 बटा 360, काट दीजिए 9 से 4 बार में, कितना आ गया 4। ठीक है, इसके जगह 180 भी हो तो हम लोग निकाल सकते हैं, 180 बटा 360, 0 से 0, 18 दूनी का 36, कितना आ गया 2। ठीक है, और एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा कि समतल दर्पण में समतल दर्पण, देखिए यदि दो समतल दर्पण आपस में एक दूसरे के सामने थीटा डिग्री के कोण बनाए तो उनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होता है। उनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या क्या होता है अनंत होता है। ठीक है, यदि दो समतल दर्पण को हम लोग आपस में एक दूसरे के सामने रख दें तो उनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या जो होता है वो अनंत बनता है। ठीक है, और एक बात और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो है थीटा का मान यहाँ तो रखे हैं, तो देखिए सिंपली क्या आ रहा है सम संख्या आ रहा है ना, सम संख्या आ रहा है। यदि सम संख्या है तो उसमें से क्या करना था एक माइनस करना था, तो एक यहाँ माइनस करिएगा तो एक यहाँ 8 में से एक माइनस करिएगा तो क्या होगा 7 होगा, क्या होगा 7। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ 90 डिग्री रख रहे हैं, 90 डिग्री और यहाँ 360 है, तो 9 से 4 बार में कटा और प्रतिबिंबों की संख्या कितना आ गया 4, इसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना होगा 3। यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब का संख्या जो होगा हमेशा क्या होगा विषम संख्या होगा, सम कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, यदि देखिए सम आ रहा है तो उसमें से एक माइनस कर देना है, नहीं तो विषम आ रहा है तो ठीक है उतना ही उसको छोड़ देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा गोलीय दर्पण के बारे में समझते हैं। चलिए तो अब हम लोग गोलीय दर्पण को थोड़ा सा समझते हैं। गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण ये देखिए ये कोई एक गोला का समान एक दर्पण है। ठीक है, ये क्या है गोले के समान एक दर्पण। ठीक है, और हम इसको क्या कर रहे हैं पेंट कर रहे हैं। ठीक है, इस पे कलई चढ़ा रहे हैं, कलई मतलब क्या होता है पेंट। ठीक है, आधे भाग को हम बाहरी से पेंट कर रहे हैं बाहर से, और आधे भाग को अंदर से, ये देखिए ये अंदर से पेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये गोलीय भाग जो होता है ये गोले का काटा हुआ एक भाग होता है। ठीक है,
और इसको हम क्या करते हैं, बीच से डिवाइड करते हैं। बीच से देखिए दो भाग में डिवाइड हो गया, बीच से डिवाइड हो गया दो भाग में। ये वाला जो भाग है, ये वाला, इसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। और ये जो है ये वाला भाग, इसको हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे, उत्तल दर्पण। ठीक है, ये क्या है, अवतल दर्पण, और ये क्या है, उत्तल दर्पण। ठीक है, देखिए तो अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का वह कटा हुआ भाग जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। समझ में आया इतना बात? देखिए ये क्या था, पूरा एक गोलीय दर्पण था, इसको हम दो भागों में बांट दिए। ठीक है, पहला भाग में हम बाहर की ओर से इसको पेंट कर दिए या कलई चढ़ा दिए, ठीक है, और दूसरे भाग में हम अंदर से। तो ये जो बाहर वाला उभरा भाग है इसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, और जो अंदर धंसा जो भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें प्रतिबिंब, इसमें ये अवतल दर्पण का डिफिनीशन है। ठीक है, इसमें प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, ठीक है, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा, वास्तविक तथा वस्तु के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब बनता है। देखिए गोलीय दर्पण में जो अवतल दर्पण होता है उसमें क्या होता है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, यानी जितना बड़ा वस्तु होगा उससे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक बनेगा जिसको हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब जो होता है कि वास्तविक होता है और एक काल्पनिक होता है। वास्तविक जो रियल इमेज होता है, और काल्पनिक जिसकी हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों में से, वास्तविक और काल्पनिक में से किसको पर्दे पर उतारा जाएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसको पर्दे पर उतारा जा सकता है, केवल वास्तविक को। काल्पनिक को हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसको पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए अब उत्तल दर्पण के बारे में थोड़ा सा समझिए। उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का कटा हुआ वह भाग जो धंसा हुआ हो तथा अंदर की ओर से कलई या पेंट, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, कलई कहिए या पेंट कहिए, दोनों एक ही चीज है। अंदर की ओर से कलई किया हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, और इसमें प्रतिबिंबों की जो स्थिति होती है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रतिबिंब ठीक इसके उल्टा कर दीजिए। ठीक है, प्रतिबिंब में क्या होता है, ठीक इसका उल्टा प्रतिबिंब। इसमें क्या बनेगा, काल्पनिक, इसी को आभासी कहा जाता है, आभासी। ठीक है, इसमें क्या बनता है, प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी कह लीजिए। और वस्तु के सापेक्ष सीधा क्या बनता है, वस्तु के सापेक्ष सीधा, और प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा हो गया। इसके बाद प्रतिबिंब
का आकार वस्तु के आकार से छोटा छोटा होता है। ठीक है, देखिए ये गोलीय दर्पण था, इसको हम क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। ये वाला एक गोल दर्पण का कटा हुआ भाग था। ठीक है, इसको हम दो भाग में डिवाइड किए। पहला भाग को बाहर से पेंट कर दिए, क्या कलई चढ़ा दिए। दूसरे भाग को अंदर से, ठीक है, जो बाहर का उभरा हुआ भाग है, जो बाहर से इसको पेंट किया गया है, इसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और देखिए जो अंदर से धंसा हुआ भाग है, जिसमें धंसे भाग पर हम लोग पेंट चढ़ा देते हैं, उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु के वास्तविक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, और प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु से हमेशा क्या बनेगा, उल्टा। और गोलीय दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, और इसका आकार हमेशा वस्तु से छोटा होगा और प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक बार इसको जल्दी से उतारिए, उसके बाद आगे बताते हैं। चलिए, तो हम लोग गोलीय दर्पण तक समझ लिए थे। गोलीय दर्पण में अवतल और उत्तल दोनों का डिफिनीशन सहित हम लोग समझ लिए हैं। अब थोड़ा सा फिगर पे ध्यान दीजिए। ये क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है और यहां से एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, इसको ध्रुव बोला जाता है, पी से डिनोट किया जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ध्रुव। और ये क्या होता है, फोकस, यहाँ वक्रता केंद्र। और ये क्या होता है, अनंत, इसको अनंत बोला जाता है। ठीक है, यदि इसको लिखा जाए तो P फॉर पोल यानी कि ध्रुव। ठीक है, F फॉर फोकस, ठीक है, और सी को क्या बोला जाता है, वक्रता केंद्र। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, अनंत। ठीक है, अब देखिए इधर जो होता है अवतल दर्पण में, ये क्या है, अवतल दर्पण। देखिए ये अवतल दर्पण है। इधर क्या होता है ना कि जो भी इसका प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा, ये तो हम लोग को पता है, वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, लेकिन दर्पण के इस तरफ जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, वस्तु से बड़ा और सीधा। ठीक है, और क्या बनेगा, काल्पनिक। तो ध्यान दीजिए, यहां से हम अब वस्तु को रखना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किसी वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं। मान लीजिए कि ए नाम का कोई वस्तु है। ठीक है, इसको हम अनंत पर रख रहे हैं, तो इसका जो फिगर होगा, इसका जो फिगर कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, फोकस पर। देखिए कैसे, तो यहां से देखिए वस्तु आएगा, यहां से दर्पण से टकरा करके कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजर गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब, एक बार सुनिए ना, एक बार देखिए, पूरा वस्तु को रख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग को समझाते हैं। देखिए कहां रखे वस्तु को, अनंत पर। ठीक है, ये क्या है, अनंत। ठीक है, अब रख रहे हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, मान लीजिए कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हम किसी वस्तु को रखते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये भी दर्पण से टकरा करके कहां से गुजरेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच से होकर के गुजरेगा। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं बी। ठीक है, बी कोई वस्तु है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा हुआ है, और दर्पण से परिवर्तन के बाद कहां प्रतिबिंब बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। चलिए और देखिए, मान लीजिए आपकी वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण से टकराएगा और कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, अब की वस्तु को रख रहे हैं, या ये मान लीजिए सी नाम का कोई वस्तु है।
अब की डी नाम का कोई वस्तु रख रहे हैं, डी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख रहे हैं, ठीक है। डी नाम का कोई वस्तु रख रहे हैं, ये भी दर्पण से टकरा करके कहां से गुजरेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच से, ठीक है। और देखिए इसके बाद हम वस्तु को फोकस पे रख रहे हैं। यदि हम वस्तु को फोकस पे रखें तो मान लीजिए ये कोई वस्तु ई है और फोकस पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, ठीक है। और देखिए फोकस और पोल के बीच में रखे, यहाँ मान लीजिए ये कोई वस्तु है एफ, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के उस तरफ, ठीक है, दर्पण के उस तरफ, और प्रतिबिंब जो बनेगा सीधा बनेगा। यहाँ प्रतिबिंब सीधा वस्तु से बड़ा और आभासी, ठीक है। इधर क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी। और इधर देखिए ये वाला जो है फोकस है, फोकस वाला और वक्रता केंद्र वाला, यानी कि ए, ये क्या है बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ, ठीक है। तो प्रतिबिंब यहां ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब ए और बी दोनों क्या होगा, छोटा, दोनों का दोनों प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। ये भी क्या होगा, छोटा, वास्तविक और उल्टा। इसके बाद प्रतिबिंब सी, ठीक है, जो यहां बना है सी, ये क्या होगा, बराबर, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बराबर, ये भी वास्तविक होगा और उल्टा। उसके बाद सी हो गया, उसके बाद में डी जो होगा वस्तु से बड़ा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब ई भी देखिए ना, दोनों एक ही में लिख लीजिए, डी और ई दोनों में क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब एफ कहाँ बना है, दर्पण के इस तरफ, ये वाला है एफ, ठीक है, ये गया है दर्पण के इस तरफ, यहां बना है प्रतिबिंब। जो एफ है वस्तु से बड़ा, काल्पनिक और सीधा, ठीक है। तो अवतल दर्पण में इतना ही होता है। इसके बाद उत्तल दर्पण आप लोग को हम बता रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा फिगर को एक बार और यहां समझिएगा, थोड़ा सा साइड में। ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। यदि हम लोग वस्तु, ये अनंत हो गया, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस, ये पोल हो गया, ठीक है। पहले हम लोग वस्तु को यहां रखे, ए नाम का कोई वस्तु है तो उसका फिगर कहां बना, एफ पर, ठीक है। उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे वस्तु को, तो इसका फिगर कहां बना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक है। इसके बाद हम वस्तु को सी पर रखे, सी फॉर वक्रता केंद्र, ठीक है। तो सी पर रखे तो सी का प्रतिबिंब कहां बना, ठीक सी पर, और ये जो है प्रतिबिंब वस्तु के ठीक बराबर बना, ठीक है। इसके बाद हम वस्तु को रख रहे हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यहां डी कोई वस्तु है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखे हैं, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब ठीक यहां बनेगा, ठीक है। कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। यदि हम लोग वस्तु को फोकस पे रख रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग फोकस पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ठीक अनंत पर बनेगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रख रहे हैं, यानी फोकस और पोल के बीच में, यहां, ठीक है। एफ कोई वस्तु है, फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के इस तरफ सीधा बनेगा, क्या है, एफ का प्रतिबिंब है ये वाला, सीधा, आभासी और बड़ा, ठीक है। तो यही था अवतल दर्पण। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद हम उत्तल दर्पण के बारे में बताते हैं।
चलिए अब देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण इसमें जो होता है किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी वस्तु के लिए काल्पनिक या आभासी वस्तु से छोटा तथा वस्तु से छोटा तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है कि दर्पण के सामने आप कहीं भी वस्तु को रखिए, वहां क्या होगा कि वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा और सीधा। वास्तविक में क्या था, अवतल दर्पण में क्या था कि जो पोल और फोकस के बीच में वस्तु को रखा गया था, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया था, दर्पण के उस तरफ, और प्रतिबिंब क्या था, सीधा। जो कि उत्तल दर्पण वाला सारा किस में, फोकस और पोल के बीच में रखा गया वस्तु में जो प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब बना था, उसमें क्या बना था, सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा बना था। लेकिन बाद बाकी आप अवतल दर्पण में कहीं भी वस्तु को रखिए, उसका प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से क्या होगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, तो लेकिन इसमें जो होता है उत्तल दर्पण में आप कहीं भी वस्तु को रखिए, फोकस पे रखिए, वक्रता केंद्र पे, अनंत पे, पोल और फोकस के बीच में, यानी कहीं भी रखिए, उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, हमेशा काल्पनिक आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा, और प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा सीधा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा दर्पण के बारे में समझते हैं, दर्पण सूत्र। ठीक है, देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। f को क्या बोलता है, फोकस दूरी, ठीक है, u वस्तु, ठीक है, और v क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, v क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी लिख लीजिए, और ये क्या है, वस्तु की दूरी, और f क्या है, फोकस की दूरी। तो देखिए दर्पण में f जो है ये क्या है, फोकस दूरी, v क्या है, वस्तु की दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक है, और थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसमें क्या बनता है, सिर्फ काल्पनिक, इसी को आभासी भी कहा जाता है, आभासी। ठीक है, इसमें वास्तविक बनता है और काल्पनिक दोनों बनता है, इसमें केवल आभासी बनता है। वास्तविक जो होता है, वास्तविक हमेशा निगेटिव होगा और काल्पनिक पॉजिटिव होगा। इधर भी काल्पनिक है तो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, और देखिए इसमें जो होता है फोकस, ये है प्रतिबिंब, ये क्या है, प्रतिबिंब। इसमें यदि हम लोग फोकस की बात करें, फोकस तो ये हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, और उत्तल दर्पण में फोकस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, इतना समझ में आया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जितना भी समझाया उतना अच्छे तरह से समझ में आया होगा। इसको एक बार अच्छे से उतारिए, उसके बाद फिर आगे समझाते हैं। चलिए अब उससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है, उसको करना है पहले। देखिए अगर किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई हो, ठीक है, और उसकी
फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। ठीक है, ये रहा अवतल दर्पण, या कह लीजिए कोई भी दर्पण हो। ठीक है, ये दर्पण है, ये लाइन खींच दिए, ये P है, ये F है, C और ये अनंत। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है किसी अवतल दर्पण में, ठीक है, अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा जाए, यानी U का मान जो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है और उसका फोकस दूरी यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, P और F के बीच की दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर और वस्तु का दूरी 10 सेंटीमीटर। तो निकाल दीजिए, दर्पण का सूत्र क्या होता है, वन बाई एफ बराबर 1/v प्लस 1/u। देखिए दर्पण में जो होता है, थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी पर ध्यान दीजिए, चिन्ह ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। u का जो मान होता है निगेटिव होगा, चाहे वो दर्पण अवतल हो या उत्तल। u का मान क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। v जो है अवतल में प्लस और उत्तल में माइनस। क्या होता है, अवतल में सॉरी जो प्रतिबिंब बनेगा वो तो वास्तविक बनेगा या काल्पनिक। तो देखिए वास्तविक यदि बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब दो ही प्रकार का बनेगा, या तो वास्तविक या काल्पनिक। यदि वास्तविक बनेगा तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव यानी कि प्लस। ठीक है, यदि काल्पनिक बना तो उसमें क्या बनेगा, निगेटिव। ठीक है, और फोकस F जो होगा अवतल दर्पण में क्या होता है, F अवतल में हमेशा निगेटिव। ठीक है, और उत्तल में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी मान को यहाँ ध्यान से रखते हुए बनाना है। ठीक है, देखिए तो U का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, U का मान 10 है, लेकिन दर्पण कौन सा है, सबसे पहले दर्पण के बारे में देखना है। तो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण है तो उसके लिए जो है U का मान हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव। दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, दोनों में क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो U का मान -10 होगा। ठीक है, और F पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। F में यानी कि फोकस में अवतल दर्पण यदि होगा तो उसके लिए निगेटिव, और उत्तल दर्पण होगा उसके लिए पॉजिटिव। तो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो इसके लिए क्या होगा, -20 होगा, -20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। ठीक है, अब सिंपली इस मान को रख दीजिए, 1/f = 1/v प्लस 1/u। ठीक है, रखिए u की जगह पे कितना -20 रख दें, बराबर 1/v का मान नहीं दिया है, v का मान निकालना है। ठीक है, उसके बाद प्लस u का मान कितना है, -10, 1/-10। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए v को इधर कर दीजिए, 1/20। ठीक है, 1/20 हो गया माइनस में। एक काम करिए, या तो v को इधर कर दीजिए, नहीं तो इसको इधर बुला दीजिए, v को उधर ही रहने दीजिए। तो इसको हम इधर बुला लेते हैं, ये माइनस को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो है प्लस और क्या है, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, इधर आकर क्या होगा, प्लस 1/10 बराबर 1/v होगा इतना। इसके आगे देखिए दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम क्या होगा, 20 होगा। 20 से 20 को डिवाइड करिए, क्या होगा, -1, और 20 को डिवाइड करिए, क्या होगा, +2। ठीक है, और 1/v। ठीक है, और जोड़िए घटाइए तो क्या होगा, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस यानी घटेगा, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, चिन्ह प्लस का बड़ा है यहाँ, तो यहाँ प्लस का चिन्ह हम लोग लेंगे, और नीचे क्या होगा, 20 = 1/v, यानी प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। और इसका जो प्रकृति हम लोग देखेंगे
तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। तो इसका फिगर कहाँ बनेगा, दर्पण के ठीक इस तरफ बनेगा, ठीक है, दर्पण के इस तरफ बनेगा। कैसा इसका प्राकृतिक होगा, तो काल्पनिक, काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक। उसके बाद सीधा, सीधा और वस्तु से छोटा होगा। इसका जो प्रतिबिंब का प्रकृति होगा क्या होगा, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। तो एक बार इसको अच्छे से उतारिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं। चलिए अब देखिए, अब हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर को देखेंगे। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर, ठीक है। और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, अंतर लिख लीजिए, या अंतर छोड़िए, पहले अंतर छोड़िए, इसको अंतर हटाइए, पहले इसका लिखिए दर्पण का प्रयोग, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण सौर लाइट में, सौर लाइट, नाक, कान, आंख, ऐसे लिख लीजिए, 1 नंबर 2 नंबर डालिए, आंख, नाक, कान इत्यादि के उपचार हेतु, उपचार हेतु डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग, ठीक है। इसके बाद गाड़ी के सर्च लाइट में, गाड़ी के सर्च लाइट में प्रयोग। उसके बाद गाड़ी का सर्च लाइट हो गया, उसके बाद दूरबीन में, दूरबीन में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दूरबीन के बाद सर्च लाइट में, सर्च लाइट हो गया है, हाँ सर्च लाइट हो गया है। उसके बाद लेजर लाइट में, लेजर लाइट में देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग सौर लाइट में आंख, नाक, कान इत्यादि के डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग, डॉक्टरों के उपचार हेतु देखने में। उसके बाद गाड़ी के सर्च लाइट में, उसके बाद दूरबीन में प्रयोग किया जाता है, उसके बाद लेजर लाइट में, ठीक है। अब देखिए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का देखिए प्रयोग कहाँ किया जाता है, रोड लैंप में, रोड लैंप में, ठीक है, रोड लैंप पे इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या लिख लीजिए, गाड़ी के पार्श्व दृश्य, पार्श्व दृश्य, ठीक है, दर्पण के रूप में, दर्पण के रूप में। यानी इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि गाड़ी के साइड मिरर में, साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है। देखिए उत्तल दर्पण का मात्र 2 ही जगह प्रयोग किया जाता है, कहाँ, रोड लैंप में और गाड़ी के साइड मिरर में। बाकी सारा जितना जगह प्रयोग किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण का प्रयोग सभी, लगभग सभी जगह पर किया जाता है, सिर्फ यही 2 को छोड़ करके, ठीक है। अब थोड़ा सा आवर्धन को समझिए, आवर्धन, आवर्धन प्रतिबिंब की
ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। देखिए आवर्धन को m से डिनोट किया जाता है। m बराबर HI बटा HO। HI का मतलब हुआ हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज। और देखिए HO का मतलब हुआ, HO का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। HI बटा HO यानी आवर्धन उसको कहेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को, ये क्या है अनुपात यानी कि बट्टा, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई तथा वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे आवर्धन, ठीक है। और आवर्धन में थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि यदि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होगा तो आवर्धन यानी कि m क्या होगा, वहां पे निगेटिव होगा, ठीक है। जहां वस्तु उल्टा होगा और वास्तविक होगा, वास्तविक और उल्टा होगा तो वहां m का मान निगेटिव। यदि वस्तु काल्पनिक सीधा होगा तो m का मान यहाँ क्या होगा पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है। चलिए अगर m का मान यानी कि वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के आकार का ऊंचाई के अनुपात यदि m के बराबर हो तो ये क्या होगा आवर्धन इसका बराबर होगा, बराबर, ठीक है, बराबर होगा, ठीक है। और m का मान यदि 1 से बड़ा हो तो यहाँ क्या होगा छोटा। यदि m का मान 1 से बड़ा हो तो छोटा, यदि m का मान 1 से छोटा हो तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा बड़ा, ठीक है। सॉरी यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, ठीक है। आवर्धन यानी कि देखिए m का मान यदि 1 से बड़ा होगा तो यहाँ बड़ा प्रतिबिंब होगा, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन पे डिपेंड करता है। यदि m का मान 1 के बराबर तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा बराबर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों सेम होगा। यदि m का मान 1 से बड़ा हो तो वहां प्रतिबिंब क्या होगा बड़ा बनेगा, यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यदि m का मान 1 से छोटा हो तो वहां वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है छोटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको जल्दी से एक बार छापिए, इसके बाद आगे बताते हैं। चलिए अब देखिए थोड़ा सा गोलीय लेंस के बारे में समझिए। गोलीय लेंस में मुख्यतः कितने प्रकार के लेंस होते हैं, मुख्यतः चार प्रकार के। पहला अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस और चौथा समतल अवतल लेंस, ठीक है। समतलोत्तल में हो गया समतल और इसमें उत्तल आएगा, ठीक है। समतल और उत्तल को मिलाकर के क्या बनेगा समतलोत्तल लेंस, ठीक है। और समतल और अवतल लेंस मिलाकर के क्या बनेगा समतल अवतल लेंस, ठीक है। चलिए अब अवतल और उत्तल को देखिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस को देखते हैं। उत्तल लेंस जिसे दर्पण में हम लोग रखते थे ना, किसी वस्तु को अनंत पर रख दिए 2f1 पर 2f2 पर, ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी होता है। देखिए सबसे पहले हम वस्तु को अनंत पर रखें, अनंत पर रखेंगे तो दर्पण के ठीक उस तरफ, ठीक है, वहां किस चीज पे बन रहा था दर्पण में अवतल में अनंत पर रख रहे हैं तो फोकस पे बन रहा था ना, तो वैसे ही अनंत पर रखेंगे तो f2 पर बनेगा, ठीक है, f2 पर बनेगा। और ये दोनों जो होगा ये क्या होगा छोटा प्रतिबिंब होगा, ठीक है। और ये वाला बीच वाला बराबर और ये दोनों बड़ा, ठीक है। इतना समझ में आया। और हमेशा जो होगा दर्पण के लेंस के उस तरफ वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और दर्पण के इस लेंस के इस तरफ काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसे पठन लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को क्या कहता है पढ़ने वाला लेंस, ठीक है। पढ़ने वाला लेंस का मतलब हुआ पठन लेंस। और अवतल लेंस में देखिए इसमें जो होता है किसी भी स्थान के लिए
हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक उल्टा तथा काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ अनंत पर रखे तो कहाँ बना, F2 पर, अनंत और 2F1 के बीच में रखे तो कहाँ बना, F2 और 2F2 के बीच में। यहाँ 2F1 पे रखे तो कहाँ बना, कहाँ बना 2F2 पर। ठीक है, उसके बाद F1 पे रखे तो अनंत और सॉरी हाँ अनंत और ऐसे के बीच में बना। उसके बाद F1 और P यानी ध्रुव के बीच में रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, उसी दर्पण के उसी तरफ सीधा और वस्तु से क्या बना, आकार में बड़ा बना। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा देखिए दर्पण का जो लेंस का फॉर्मूला जो होता है, लेंस का सूत्र। ठीक है, लेंस का सूत्र 1/f इक्वल टू, दर्पण में क्या हो रहा था प्लस, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। चलिए इसको भी एक जल्दी से छापिए, इसके आगे फिर बताते हैं। वीडियो चूंकि बहुत लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा जल्दी बोर्ड पे लिख करके हम बता रहे हैं। ठीक है, इसको जल्दी से उतारिए। चलिए अब देखिए, लेंस में जो उत्तल लेंस होता है और अवतल लेंस, ठीक जो दर्पण में होता है ठीक उसके विपरीत होता है लेंस में। ठीक है, उसमें क्या था, u का मान दोनों में निगेटिव था, सेम इसमें भी क्या है, दोनों निगेटिव। फोकस उसमें क्या था, पॉजिटिव, इसमें भी निगेटिव है। ठीक है, भी वास्तविक यदि होगा तो पॉजिटिव होगा, दर्पण में भी क्या था, पॉजिटिव, और काल्पनिक लिए निगेटिव। दर्पण में भी ठीक इसी तरह था, और काल्पनिक में काल्पनिक जिसमें बनेगा उसमें क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। नोट में थोड़ा सा देखिए, उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस जो उत्तल लेंस में होता है वो अवतल लेंस में होता है, और जो अवतल लेंस में होता है वो उत्तल दर्पण में होता है। उत्तल लेंस में जो होता है वो अवतल दर्पण में होता है, जो अवतल लेंस में होता है वो उत्तल दर्पण में होता है। ठीक है, और समतल दर्पण में क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता बराबर होता है P इक्वल टू 1/f। ठीक है, और लेंस की क्षमता का ऐसे मतलब क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता का ऐसे मतलब क्या होता है, डायोप्टर। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश का अपवर्तन से आगे जितना भी है, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रिज्म, ये सारा टॉपिक इसके बाद वाला वीडियो में आप लोग को मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।